तो आज हम ये जानेंगे कि हाई कोर्ट के जज को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य जज हों या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या हाई कोर्ट के जज हों, उन सभी को व्यवहार में एक ही प्रक्रिया से हटाया। जो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनको उसी प्रक्रिया से हटाया जाए जिस प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में है। वेलकम दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर मंजेश कुमार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके सामने है। हाई कोर्ट के जज की पदमुक्ति की प्रक्रिया, द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट। चूंकि आज से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो गया है और उम्मीद की जा रही है, और जैसे कि राजनीतिक दलों और सरकार की ओर से घोषणा हुई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और इससे पहले जब वे दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तो उनके आवास पर यह आरोप लगा था कि जब आग लगी थी और आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी गए थे तो नोटों के बहुत सारे बंडल देखे गए और उसके बाद से यह बात बहुत चर्चा में थी कि क्या जज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और वो जो 3 सदस्यीय जांच समिति थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने सारे मामले को देखने के बाद ये पाया कि यशवंत शर्मा, जो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, वो दोषी हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने उसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को संसद में प्रस्ताव लाकर हटाया जाए, पदमुक्त किया जाए। तो आज हम, और उम्मीद की जा रही कि जुलाई के मानसून सत्र में यह कार्य संपन्न कर लिया जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच एक प्रकार की आम सहमति दिखती है। तो आज हम ये जानेंगे कि हाई कोर्ट के जज को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। यदि हम हाई कोर्ट के जज को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें तो हाई कोर्ट के जज को हटाने से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 217 217 के क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में पाई जाती है। 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। आइए जानते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें हाई कोर्ट के जज को हटाने के बारे में कुछ विस्तार से नहीं लिखा है। इसमें केवल इतना लिखा है कि हाई कोर्ट के जज को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज को आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के तहत हटाया जाता है। इसका सारांश यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में और आर्टिकल 217 कहता है कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने पर लागू होगी और जिसका उल्लेख आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में, वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज को हटाने पर भी लागू होगी। अब आइए जानते हैं कि व्यवहार में इसका मतलब क्या। व्यवहार में इस सारी अभिव्यक्ति का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य जज हों या हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस हों या हाई कोर्ट के जज हों, इन सभी को व्यवहार में एक ही प्रक्रिया से हटाया जाएगा। और वो प्रक्रिया वह होगी जिसका उल्लेख आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। तो इसका अर्थ यह निकला कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, उनको उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में है। अब यह जानना जरूरी है कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में जजों को हटाने की कौन सी प्रक्रिया का वर्णन है। तो अगर हम आर्टिकल 124 क्लॉज 4 को पढ़ें तो इसमें भी बहुत संक्षिप्त प्रक्रिया का उल्लेख है और इसमें यह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, और समझो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज पर प्रक्रिया लागू है वही हाई कोर्ट पर लागू होगी। तो व्यवहार में इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, और इसे हटाएंगे भारत के राष्ट्रपति। तो सबसे पहली बात कि हटाने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके हटाएंगे। लेकिन आगे 124 क्लॉज 4 में यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी जारी करेंगे जब संसद के दोनों सदन, मतलब संसद का प्रत्येक सदन, तो व्यवहार की बात करें कि राज्यसभा और लोकसभा प्रस्ताव पारित करें, और वो जो प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा पारित करेंगे वह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में उस संख्या या उस बहुमत का भी स्पष्टता से उल्लेख है कि विशेष बहुमत क्या है। तो इसके संदर्भ में विशेष बहुमत का अर्थ माना जाएगा कि सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, और इस बहुमत से लोकसभा भी प्रस्ताव पारित करे। इसी प्रकार उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, उस बहुमत से राज्यसभा भी प्रस्ताव पारित करे, और ऐसे प्रस्ताव के आधार पर भारत के राष्ट्रपति जज को हटाएंगे। इसके बाद 124 क्लॉज 4 में एक बात और लिखी, इसके अलावा भी एक बात लिखी, और वो ये है कि जज को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, और पहला है अक्षमता या इनएफिशिएंसी, और दूसरा है साबित कदाचार या प्रूव्ड मिसबिहेवियर। तो ये 124 क्लॉज 4 है जिसमें बस इतनी सी बात लिखी गई है, प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया गया। इसके बाद 124 क्लॉज 4 के बाद 124 क्लॉज 5 में भी जजों को हटाने से संबंधित एक छोटी सी बात है। मूल प्रक्रिया तो 124 क्लॉज 4 में है, लेकिन 124 क्लॉज 5 कहता है कि संसद इस प्रक्रिया को विस्तार से निर्धारित करने के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। अर्थात संविधान केवल संक्षेप में जजों को हटाने की बात करता है, प्रक्रिया देता है, और 124 क्लॉज 5 में संसद से यह अपेक्षा की गई है कि वह विधि बनाकर उस प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख कर सके। अब आता है कि क्या संसद ने विधि बनाई, तो संसद ने विधि बनाई 1968 में, और उस विधि का नाम है जजेस
एनक्वायरी एक्ट, जजेस एनक्वायरी एक्ट 1968, और इसमें विस्तार से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रकार हटाया जाएगा। और हमने पहले ही देखा है कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने पर लागू होगी, वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज को हटाने की भी होगी। और इसका अर्थ होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो हाई कोर्ट के जज, वो भी उसी प्रक्रिया से हटाए जाएंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि आर्टिकल 124 क्लोज 4 और जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के आधार पर जज को हटाने की प्रक्रिया व्यवहार में क्या है, इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, इन्हें हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसका मतलब है कि वो हाई कोर्ट का ही जज क्यों ना हो, बट उसको हटाने की शुरुआत राज्य विधानमंडल में नहीं हो सकती, न किसी अन्य संस्था में हो सकती। एकमात्र संस्था जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के प्रस्ताव को शुरू करने के लिए अधिकृत है, वो है भारत की संसद। और संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। यहां पर एक तो छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी कि यह जो प्रस्ताव है यह लाया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यह प्रस्ताव संबोधित होगा एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब प्रस्ताव दिया जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को, जहां वह लाया जाता है। लेकिन प्रस्ताव किसको संबोधित किया जाएगा, एड्रेस टू किसको होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि 124 क्लोज 4 में यह लिखा है कि जज को राष्ट्रपति हटाएंगे, और इसलिए हटाने का अनुरोध राष्ट्रपति से किया जाएगा और उसके संदर्भ में संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव या तो लोकसभा में लाया जाए या राज्यसभा में। लोकसभा में वह अध्यक्ष को दिया जाएगा और राज्यसभा में वह सभापति को दिया जाएगा। जब भी ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है किसी भी सदन में, तो 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, और यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यह पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि जज को 14 दिन का नोटिस दिया जाए। ये 2 शर्तें हैं। जब ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं, उसके बाद प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जाए उस सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसका मतलब कि यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के सभापति एक जांच समिति या इंक्वायरी कमेटी का गठन करेंगे। और इंक्वायरी कमेटी इसलिए बनाई जाएगी कि वो जज पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। जजेज इंक्वायरी एक्ट में इस जांच समिति की रचना या कंपोजिशन भी बताया गया है। यह जो जांच समिति या इंक्वायरी कमेटी होगी, यह 3 सदस्यीय होगी, 3 लोगों से मिलकर बनी।
तीन कौन कौन होंगे? तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवारत जज, अवकाश प्राप्त नहीं। तो पहले मेंबर कौन हो गए? या तो खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक सर्विंग जज। फिर इसका जो दूसरा मेंबर होगा वो होगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और ये भी सेवारत, सर्विंग, रिटायर्ड नहीं। तो भारत में 25 हाई कोर्ट्स, उसमें से किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस जांच समिति का सदस्य बनाया जाएगा। और तीसरा इसका मेंबर होगा एक पारंगत विधिवेत्ता या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। पारंगत विधिवेत्ता या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, एक जांच समिति बनाई जाएगी और जांच समिति 3 सदस्यीय होगी, जिसमें पहला सदस्य होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का सेवारत जज, सर्विंग जज, रिटायर्ड नहीं। दूसरा मेंबर होगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और वह भी रिटायर्ड नहीं बल्कि सर्विंग या सेवारत। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, तो किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस जांच समिति का सदस्य बनाया जाएगा। और तीसरे मेंबर होंगे एक पारंगत विधिवेत्ता या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। और पारंगत विधिवेत्ता आमतौर पर वो होगा जिसको अध्यक्ष या समिति, अध्यक्ष या सभापति जिसने वो समिति बनाई, वो निर्धारण करेंगे कि पारंगत विधिवेत्ता या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कौन है। सामान्यतः बड़े वकील इस श्रेणी में आते हैं। तो अब हमने देखा कि एक जांच समिति बनी, और ये जो जांच समिति है, और याद रखना है कि अभी जो हमने देखा कि जस्टिस वर्मा के मामले में पहले ही एक जांच समिति या इंक्वायरी कमेटी बनी थी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनाई थी। बट वो जांच समिति और ये जांच समिति अलग है। वो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच समिति थी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। वो केवल इसलिए बनवाई गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि वो इंटरनली जान पाए कि जज पर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। ये जांच समिति उससे बिल्कुल अलग है। ये लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के द्वारा बनाई जाने वाली जांच समिति है। ये जांच समिति जज पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगी, और जांच समिति यदि अपनी जांच में पाती है कि जज निर्दोष है, तो प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि जांच समिति यह पाती है कि जज दोषी है, तब वह प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और इस मुद्दे पर यदि हम भारत के राष्ट्रपति की पद मुक्ति की प्रक्रिया, जिसे संविधान में महाभियोग कहा गया, उससे यदि तुलना करें, तो कुछ मामलों में जज राष्ट्रपति से भी ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में कहीं भी जांच समिति का कोई उल्लेख नहीं, जिसका व्यवहार में परिणाम यह कि यदि संसद निर्धारित कर ले कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रपति का हटना तय है। लेकिन जज के मामले में ऐसी बात नहीं है। यदि जज को सारी संसद भी हटाने का निर्णय ले, लेकिन जांच समिति अपनी रिपोर्ट में कह दे कि जज निर्दोष है, तो प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाएगा और संसद उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। लेकिन
यदि जांच समिति ने जज को दोषी पाया तो प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा। किस सदन में रखा जाएगा? जहां उसकी शुरुआत हुई थी, तो लोकसभा या राज्यसभा जहां उसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर अगली प्रक्रिया यह होगी कि सदन में मतदान होगा, वोटिंग होगी, और यदि विशेष बहुमत से पारित ना हो तो पुनः प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो अब प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाएगा। और विशेष बहुमत क्या है? वही जो 124 क्लॉज 4 में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। फिर जब प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाएगा वहां भी मतदान होगा या वोटिंग होगी, और यदि वहां भी विशेष बहुमत से पारित ना हो तो प्रस्ताव फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर अंतिम चरण में भारत के राष्ट्रपति आदेश जारी करके जज को पदमुक्त करेंगे, और राष्ट्रपति के आदेश के बाद वह जज पदमुक्त माना जाएगा। तो यह लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ एक दो तकनीकी चीजों को भी समझ लेना जरूरी है। पहली बात कि आज तक न तो सुप्रीम कोर्ट और न हाई कोर्ट के किसी जज को इस प्रकार प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया है। हां, प्रस्ताव लाए कई बार गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी को हटाने का प्रस्ताव लाया गया। समिति ने उन्हें निर्दोष भी सिद्ध किया, समिति ने उन्हें दोषी सिद्ध किया, लेकिन सदन में बहुमत ना मिल पाने के कारण वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। बहुमत इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उस समय पीवी नरसिंह राव की के नेतृत्व में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस दल ने मतदान में भाग नहीं लिया। उसका कारण बाद में यह सामने आया कि जज रामास्वामी से प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की एक अंडरस्टैंडिंग या सहमति बनी, जिसके द्वारा रामास्वामी ने यह कहा कि आप हमें हटाओ मत, हम रिजाइन कर देंगे, त्याग पत्र दे देंगे, तो उन पर हटाने का दाग भी ना लगे और न्यायपालिका की गरिमा भी बनी रहे। और इसलिए कांग्रेस दल ने उस प्रस्ताव पर वोट नहीं किया तो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन बाद में जस्टिस रामास्वामी ने रिजाइन किया। इसी तरह कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया, उन्हें भी समिति ने दोषी पाया। उनके खिलाफ दलों में भी एक आम सहमति थी, लेकिन उन्होंने भी बीच में ही त्याग पत्र दे दिया। तो इस तरह से जस्टिस दीपक मिश्रा पर लाया गया, लेकिन उनके मामले में प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया गया। तो पहली बात कि आज तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से भारत में हटाया नहीं गया है। दूसरी बात कि क्या जज को हटाने का प्रस्ताव जब लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है तो क्या अध्यक्ष या सभापति उस प्रस्ताव को स्वयं अस्वीकार कर सकते हैं बिना जांच समिति का गठन किए, बिना कोई मतलब प्रारंभ में ही क्या उसे अस्वीकार कर सकते हैं? तो जजेज इंक्वायरी एक्ट अध्यक्ष या सभापति को यह स्पष्ट शक्ति देता है कि यदि तथ्यहीन है, आधारहीन है, तो वो उसे अस्वीकार कर सकते हैं और चाहे तो स्वीकार भी कर सकते हैं। तो दीपक मिश्रा के मामले में उस समय ये राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव को प्रारंभ में ही अस्वीकृत कर दिया था। जजों के बारे में यह भी जानना चाहिए इस प्रक्रिया के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के
जज को जब हटाया जाता है तो क्या इस प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? और जैसा कि हम जानते हैं संविधान में या जजेज इंक्वायरी एक्ट में इस बात का जवाब नहीं है। लेकिन एक केस हुआ था सरोजनी रामास्वामी केस, वही वी रामास्वामी की पत्नी थी ये। तो सरोजनी रामास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और यहां पर प्रश्न यह है कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू जजों को हटाने की प्रक्रिया का हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को हटाने की प्रक्रिया को 2 चरणों में उन्होंने बांटा। पहला चरण है जिसमें प्रस्ताव इनिशिएट किया जाता है या शुरुआत की जाती है, जांच समिति का गठन किया जाता है, उस पर चार्ज लगाए जाते हैं और दूसरे चरण के रूप में उन्होंने कहा कि प्रस्ताव सदन में लाया जाता है चार्ज लगने के बाद। तो 2 हिस्से में इस पूरे प्रोसीजर को सरोजनी रामास्वामी केस में बांटा गया। पहले हिस्से के बारे में जब प्रस्ताव की शुरुआत की जाएगी, जांच समिति बनेगी या चार्ज लगाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस पहली प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया का जो दूसरा हिस्सा है इसका न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह दूसरा हिस्सा संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है और चूंकि संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है इसलिए दूसरे हिस्से का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रामास्वामी केस में कहा। रामास्वामी केस में एक और महत्वपूर्ण बात कि प्रस्ताव अगर लाया जाता है लोकसभा में या लोकसभा के सामने लंबित है और उसी बीच लोकसभा भंग हो जाती है, तो क्या प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा या प्रस्ताव बना रहेगा और चुनाव के बाद जब नई लोकसभा का गठन होगा तो वह उस प्रस्ताव पर विचार करेगी? तो रामास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह रहा कि लोकसभा के विघटन होने से जज के हटाने का प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा और जब अगली लोकसभा का गठन होगा तो अगली लोकसभा उस प्रस्ताव पर विचार करेगी। तो यह रामास्वामी केस का यह भी महत्वपूर्ण निर्णय। तीसरा एक मुद्दा कि इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द आता है साबित कदाचार या प्रूव्ड मिसबिहेवियर। साबित कदाचार क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? इसमें क्या क्या शामिल है? और यह जानना भी रोचक है कि साबित कदाचार यह शब्द केवल जजों को हटाने के लिए नहीं है। जब यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है वहां भी शब्द आता है साबित कदाचार। जब सीएजी को हटाया जाता है वहां भी शब्द आता है साबित कदाचार। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है वहां भी शब्द आता है साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। तो ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या है या इसमें क्या शामिल है? तो सबसे पहली बात कि इस शब्द का प्रयोग आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में है, लेकिन 124 क्लॉज 4 अर्थात संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं। दूसरी बात है जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, वहां भी इस शब्द का प्रयोग है लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं। तो फिर क्या क्या इसमें शामिल होंगे? इसके बारे में स्पष्ट तौर पर तो कहीं पर परिभाषित नहीं है, लेकिन आर्टिकल
317 क्लोज 1, 317 खंड 1, और इसके संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं, और जो आर्टिकल 143 के तहत लिया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट से लिया था। आर्टिकल 143 एक विशिष्ट आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति सामान्यतः उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सामान्यतः मैंने इसलिए कहा क्योंकि फिर उसकी तकनीकी बातें 26 जनवरी 1950 से पहले की कोई डिक्री है, कोई मुकदमा है, कोई कानून है, तो उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है, अन्यथा सामान्यतः नहीं। यहां पर 317 क्लॉज 1, इसका संबंध यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने से है, और उसमें भी साबित कदाचार। उसके संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का प्रयोग किया, और उस समय पूछा था कि साबित कदाचार में क्या क्या शामिल है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने एक परामर्श दिया था, जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ता है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर में क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जो पद की गरिमा के विरुद्ध है, या भ्रष्टाचार की भी बात की गई, या भ्रष्टाचार है, या कोई भी एनी ऑफेंस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, तब ऐसा कोई अपराध जिसमें एक नैतिकता का आयाम शामिल है, इस प्रकार के अपराधों को या इस प्रकार के आरोपों को प्रूव्ड मिसबिहेवियर में रखा जाएगा, यद्यपि अभी भी कोई उसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यह है दोस्तों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, जिसका अब संसद में, पार्लियामेंट में प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत ही रोचक रहेगा यह देखना यह प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो आज इस व्याख्यान का समापन यहीं पर मैं करता हूं, और बहुत जल्द आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आऊंगा। तब तक सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए, और उसके साथ साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू। जय हिंद।